नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। पहले चरण का नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के मात्र 5 दिन बचे हुए हैं, लेकिन अभी तक न तो महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चीजें फाइनल हुई है और ना ही महागठबंधन में कोई बात बनी है। दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नामों पर गहन मंथन किया जा रहा है। इस बीच आज दिल्ली में बिहार के सियासी खिचड़ी पकने वाली है। दिल्ली में आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और शाम 6 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। बैठक में पीएम मोदी सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। तो बिहार चुनाव की सीटों पर अंतिम फैसला होने की उम्मीद आज जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सीट शेयरिंग को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होने वाली है। 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर आज अंतिम फैसला एनडीए में हो सकता है। अभी भी एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग पर पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही थी उसमें तो बार बार यही कहा जा रहा था कि एनडीए में अब सब कुछ ठीक हो गया है, सहमति बन गई है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई बड़ा ऐलान एनडीए की तरफ से नहीं किया गया। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए एडवोकेट नवीन, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, हमारे साथ जुड़ गए। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। नवीन जी, एनडीए में फिलहाल किसी तरह का कोई बड़ा ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होनी है और ऐसा माना जा रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर आज अंतिम फैसला हो सकता है। कैसे देख रहे हैं? निश्चित तौर पर आज फैसला होना है, क्योंकि समय कम बचा हुआ है। प्रत्याशियों ने बहुत पहले से तैयारी कर रखी है, चाहे वो एनडीए के भाजपा के हों या गठबंधन के या फिर आपके इंडिया गठबंधन के हों। अल्टीमेटली दोनों तरफ से प्रत्याशियों की तैयारी है। टिकटें फाइनल नहीं हो रही है, सीटें फाइनल नहीं हो रही है, तो एक बड़ी विषम परिस्थिति में दोनों ही गठबंधन जूझ रही है। उधर दूसरी चीज एक और भी है कि जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर पिछले 3-4 दिन से हम लोग नेगोशिएशंस का दौर देख रहे हैं, वो एक बड़ी विषम परिस्थिति बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि चिराग पासवान को मैनेज नहीं कर पा रही है। वो अभी भी 25 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी तरीके से अगर आप महागठबंधन में जाएं तो महागठबंधन के अंदर भी स्थिति यही है। वहां कांग्रेस 60 से नीचे पर आने को तैयार नहीं है किसी भी सूरत में। 2020 में वो 70 लड़ी थी, बावजूद इसके आरजेडी ये चाहती है कि वो 50 या 52 के आसपास कांग्रेस को समेट ले, इसमें बात बन जाए। अब कांग्रेस के साथ एक बड़ा मुद्दा यही है, कांग्रेस का बेसिक फोकस जो है वो 2029 का चुनाव है। उसको बिहार चुनाव में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन प्रश्न ये है कि उनकी जो लोकल लीडरशिप है बिहार के अंदर, उसको मोबिलाइज करना है। तो वो कम से कम 60 सीटें चाहते हो। 60 सीटों में भी उन्होंने सीटें पहले से चिन्हित कर रखी हैं और आज जो मीटिंग होने वाली है कांग्रेस की, तेजस्वी यादव भी दिल्ली आ ही रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज शाम तक काफी सारा जो स्थिति है टिकटों के वितरण को लेके और सीटों के बंटवारे को लेके बहुत हद तक साफ हो सकती है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन भी इस फैसले को निपटा लेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का एक चेहरा है सामने और नरेंद्र मोदी जब किसी चीज में बैठते हैं सामने, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी लोकल लीडरशिप की इतनी हैसियत है कि उनका विरोध कर दे या उनके सामने उस मजबूती से अपनी बात रख ले। बिल्कुल। तो यहाँ मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी डिसाइड जो कर देंगे वो फिर सबको सर्वमान्य होगा और वो एनडीए में स्वीकार किया जाए। अच्छा नवीन जी, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, एक वर्चस्व वाली बात है। नरेंद्र मोदी जी जब इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं तो यही माना जा सकता है कि आज अंतिम फैसला हो ही जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बिहार की राजनीति की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान जिस तरीके से हर चुनाव से पहले, और क्योंकि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आपको याद होगा कि हमने पिछले इलेक्शन में भी चर्चा की थी, अब फिर हम चर्चा कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले जो खबर निकलकर सामने आ रही थी कि बिहार में अब टिकट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। चिराग पासवान भी मान गए हैं, मांझी वहाँ पर मान गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो वो भी मान गए हैं, लेकिन फिर भी कोई बड़ा ऐलान यहाँ पर नहीं हुआ। अब आज ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो फाइनल कंक्लूजन निकल ही जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये जरूरत क्यों पड़ती है, आपस में क्यों सहमति पहले नहीं बनती है, या अपने आप को कुछ बड़ा दिखाने की कोशिश यहाँ पर राजनीतिक दलों की है? नहीं, देखिए ऐसा होता है कि सभी दल, चाहे जो भी क्षेत्रीय दल हैं, उनका ये रहता है कि उनकी अपनी अपनी जैसे जैसे
अपने सपोर्टर्स बढ़ते हैं, उनके अपने जमीनी लोग बढ़ते हैं, जो सेकंड और थर्ड कमांड की लीडरशिप बढ़ती है, तो सबकी अपेक्षा होती है कि उनको टिकट मिले, वो चुनाव लड़े। अब प्रश्न ये आता है कि जैसे चिराग पासवान को ले लीजिए आप, या जीतन राम मांझी को ले लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को ले लीजिए, ये सारे लोग अपने अपने हक के लिए कोई 15 मांग रहा है तो कोई 25 मांग रहा है, कोई 10-12 सीटें मांग रहा है। इस तरीके का जो सिस्टम चल रहा है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो कंट्रोल करने के लिए एनडीए के अंदर अगर आप देखें तो सर्वमान्य लीडरशिप के नाम पर नरेंद्र मोदी जी का नाम है, उनके अलावा से बड़ा तो कोई नेता है नहीं वहां पर। जी जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके की बातचीत हुई है जेपी नड्डा के साथ में, अन्य दलों की एनडीए गठबंधन में, उसके बाद फिर मैराथन बैठकें चली, उसके बाद ये भी सुनने में आया कि चिराग पासवान की मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह के साथ होने वाली है, लेकिन वो हुई कि नहीं हुई वो क्लियर नहीं हुआ। तो फाइनली मोदी जी को अब आगे आना पड़ रहा है कि नहीं भाई ऐसा है कि हम डिसाइड करेंगे और ये फाइनल होगा। दूसरी एक और चीज है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी जूझ रही है, मैं फिर बोल रहा हूँ वो जिम्मेदारी के साथ में, कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय सम्राट चौधरी के अलावा कोई ऐसा चेहरा वो पेश नहीं कर पा रही है बिहार के चुनाव में जो ये कह सके कि हाँ ये मजबूत चेहरा। दूसरी चीज क्या है कि नीतीश कुमार की ढलती उम्र और अस्वस्थ शरीर, ये एक बड़ा मुद्दा। मुझे लगता है कि ये इलेक्शन जेडीयू के लिए डू एंड डाई वाला इलेक्शन है, और कहीं अगर जरा सा भी मामला डगमगाया तो मुझे ये उम्मीद है कि नीतीश कुमार अगर कहीं पीछे होते, बैकफुट पे होते, तो जनता दल यू का बेला कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। इसके आसार दिखाई दे रहे, क्योंकि वहां सेकंड इन कमांड की कोई लीडरशिप आज की तारीख में नीतीश कुमार के बाद नहीं है जेडीयू के अंदर बिहार में। बिल्कुल। और दुबे जी, वहीं अगर बात की जाए, जैसे कि आपने बिहार चुनाव की बात करी, इस बार का चुनाव भी बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि अभी तक बाय पोल इलेक्शन हमने देखा है बिहार में। अब की बार बात की जाए तो प्रशांत किशोर की भी पार्टी चुनावी मैदान में है, और जनसुराज की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार ऐसा भी हो सकता है कि एनडीए और साथ ही साथ जो विपक्षी गठबंधन है उनके लिए खतरे की घंटी प्रशांत किशोर की पार्टी भी यहाँ पर बजाती हुई दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल 100% ये मैं आपको बता दूं। और ये लोग जो मान के चलते हैं कि सब हम ही बड़े मठाधीश हैं, हम इतने साल पुरानी पार्टी है, इतने साल पुरानी पार्टी है, वो भ्रम हमने दिल्ली के चुनावों में टूटता हुआ देखा है। कांग्रेस और भाजपा का चुनाव आमने सामने का हुआ करता था, कमोबेश वही स्थिति आज की तारीख में बिहार में हो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं बता रहा हूं कि युवा मतदाता जितना भी है, रोजगार का मुद्दा आज तक बिहार के चुनाव में कभी उभर के सामने नहीं आया। इस चुनाव में बहुत मुखर होके वो मुद्दा सामने है। प्रवासन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, वो सामने है। इसके बाद आप देखें तो किसानों के मुद्दे हैं, गरीबों के मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे भी मुखर होकर सामने आ रहे हैं। और दूसरी चीज, जो पैसे बांटे स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 10-10 हजार रुपए भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने बांटे, लेकिन वो कहीं वो रामबाण साबित नहीं हो पा रहे अभी तक के सीन के अंदर बिहार चुनाव में। जिस तरीके की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही थी कि ये एक हमारा आप समझ लीजिए कि ब्रह्मास्त्र साबित होगा, वो ब्रह्मास्त्र नहीं बन पा रहा है। ये सबसे बड़ी स्थिति। और दूसरी चीज क्या है कि प्रशांत किशोर के साथ में आप देखें तो युवा जिस तरीके से जुड़ा है, बिल्कुल उसके अंदर एक उम्मीद जागृत हुई है, तो वो एक बड़ा निर्णायक फैक्टर होगा। और हम लोगों ने हमेशा इतिहास में ये सुनते चले आए हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्णायक फैक्टर होगा। बाइपोलर इलेक्शन बिल्कुल नहीं है बिहार का। मैं समझता हूं कि जन स्वराज पार्टी की बहुत की पर्सन वाली भूमिका रहेगी उनके, और काफी हद तक जो हम लोग ये मान के चल रहे थे वो केवल वोट काटेंगे ऐसा नहीं है, वो कई जगह पर अप्रत्याशित जीत भी दर्ज करेंगे। और कहीं ना कहीं बिहार का चुनाव अब देखिएगा कि 14 नवंबर को बहुत चौंकाने वाले परिणाम हमें देखने को मिले। चलिए दुबे साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बिहार चुनाव की सीटों पर एनडीए में आज अंतिम फैसला हो सकता है, जिसको लेकर आज शाम 6 बजे ये बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए की तरफ से भी आज अंतिम सहमति बनने के बाद जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान भी यहाँ पर हो जाएगा। उधर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब भी सहमति नहीं बन पाई है, और तकरार इस कदर बढ़ गई है कि अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां उनकी राहुल गांधी से मुलाकात तय मानी जा रही है। पटना में लगातार बैठकों के बावजूद बात नहीं बन पा रही, इसलिए अब फैसला दिल्ली स्तर पर किया जाएगा। तो सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने आरजेडी के 50 सीटों के ऑफर को ठुकरा दिया है, और कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ने को अड़ी हुई है।
वहीं कांग्रेस ने आरजेडी को अगले 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि सीट शेयरिंग पर फाइनल फैसला करिए, नहीं तो कांग्रेस पहले चरण को लेकर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। वहीं आरजेडी 130 से 138 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और आपको बता दें कि वो किसी सहयोगी दल के दबाव में आने को तैयार नहीं है। तो पार्टी का कहना है कि गठबंधन में उसका जनाधार सबसे बड़ा है, इसलिए टिकटों का बंटवारा भी उसी अनुपात में होना चाहिए। तो कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात आज होने वाली है तेजस्वी की। दिल्ली में राहुल से भी तेजस्वी मुलाकात करेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो अभी भी सीटों को लेकर स्थितियां जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। तो दिल्ली में राहुल से तेजस्वी मुलाकात करेंगे। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। आरजेडी का साफ तौर पर यह कहना है कि वो सबसे बड़े जनाधार वाली पार्टी है और उसी अनुपात में सीटों का बंटवारा भी होना चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी बात पर अड़ी हुई है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली पहुंचने पर तेजस्वी जब कांग्रेस नेतृत्व से बातचीत करेंगे तो फिर किस तरीके से तमाम चीज़ें निकलकर सामने आएंगी। और इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए आरजेडी नेता सैफ अली हमारे साथ जुड़ गए। सैफ जी, बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया, मेहरबानी। सैफ जी, आज महत्वपूर्ण दिन, सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनेगी नहीं बनेगी इसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, आज लगता है कि उस पर पूर्ण विराम यहां पर लग जाएगा, क्योंकि तेजस्वी दिल्ली पहुंच रहे हैं, कांग्रेस नेतृत्व से भी उनकी मुलाकात होगी। क्या लगता है उसके बाद सहमति बन पाएगी? ये सहमति बनाने के लिए दिल्ली नहीं गए हैं। आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन तो गलत है। कल वहाँ कोर्ट में डेट है, राउज एवेन्यू कोर्ट में कल तारीख है। उस तारीख पे अपने एडवोकेट्स को मिलने गए हैं और कटसी मीट हमारे गठबंधन के नेताओं से हो सकती है और ये फिक्स नहीं कि होगी ही। अच्छा, अगर नहीं होगी तो आप लोग कहेंगे उन लोगों ने बहिष्कार किया। हाँ। पहला काम है एडवोकेट से अपनी बात को रखना, उनसे डिस्कशन करना कल के डेट के लिए। चलिए ठीक है, लेकिन सैफ जी, सीट शेयरिंग को लेकर अभी सहमति तो नहीं बन पाई है बिहार में, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपनी बात पर अड़ी हुई है, तेजस्वी जी का अपना एक तर्क है। अब इसको लेकर अगर कल मुलाकात होती है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मुलाकात अभी होगी कि नहीं होगी ये भी कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन अगर होती है मुलाकात तो क्या लगता है बातचीत होगी? बातचीत 2 महीने पहले हो चुकी है। आप लोग किसी गलतफहमी में मुब्तला है। हम लोग एनडीए की सीट शेयरिंग को देख रहे हैं कि उनका जब फाइनल होगा उसके बाद हम अपना ये करेंगे। अच्छा। अभी एनडीए में भी जितना माजी रिजर्वेशन लेके बैठे हुए हैं, लिख के टाइप करके सुनते बैठे हैं। 29 सीट पर अभी भी चिराग की सहमति पूर्णता नहीं हुई है। तो अभी भी 35 सीट मांग रहे, 6-7 सीट उनके यहाँ भी गठबंधन में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ गठबंधन का, एक तरफा सीट का अनाउंसमेंट हुआ है। तो हम एक तरफा सीट का अनाउंसमेंट नहीं करना चाहते हैं। हम मिल बैठ के हमारी सारी सीटों के ऊपर डिस्कशन हो गया है। 2-4 सीट की अदला बदली का सवाल है बस। ठीक है। अच्छा सैफ जी, ठीक है, आपकी बात से हम सहमति जताते हैं यहाँ पर, लेकिन आरजेडी जो है बिहार में जिस तरीके से उनका अपना एक जनाधार है और तेजस्वी यादव भी जिस तरीके से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, लगातार वो लोगों के बीच भी गए, उन्होंने बातचीत भी की, तो सबसे बड़ा जनाधार तो आप ही लोगों का है। ऐसे में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें अगर मिल जाती हैं तो कैसे फिर सहमति बन पाएगी? ये भी तो बड़ा सवाल है। कांग्रेस को 9 लोकसभा की सीटें दी गई थी, तो एक लोकसभा में 6 असेंबली सेगमेंट होता है, तो उसको 6 से आप मल्टीप्लाई कीजिए 54 जी। 54 से उनको 55 नहीं मिलने वाले, उनको 52 हो सकता है, 55 नहीं मिलने वाली है। ठीक, ये बात 2-3 महीने पहले। हाँ, हमारे कुछ लोगों का कहना है कि आपने एक बहुत गलत काम किया। जो राहुल गांधी की जो रैली हुई उसमें पूरे महागठबंधन की आपने रैली कर दी और एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपने दे दिया कांग्रेस के नेताओं को और उनको बोलने की हिम्मत दे दी कि आपके खिलाफ वो बोल भी पा रहे हैं। लेकिन कोशिश नेतृत्व तो हमारे खिलाफ नहीं बोल रहा है, तो हम लोग उस बात को नोटिस नहीं ले रहे हैं। डेमोक्रेसी में बोलने की आजादी सबको है, बोले। लेकिन उनकी 54 से 55 सीटें नहीं होने वाली है, इस बात की मैं गारंटी आज आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, हो सकती है 55 नहीं होने वाली। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका शुक्रिया। तो महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसा हुआ है और हालांकि जो तमाम नेता हैं वो अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ फाइनल नहीं हुआ है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी के अपने तर्क हैं, राहुल गांधी के अपने तर्क हैं। ऐसे में सहमति बन पाती है या नहीं बन पाती है, इस पर
क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। उधर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुसीबत बढ़ती दिखाई दे रही है। लालू परिवार जहां अभी महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची कर रहा है, वहीं अब उसे लैंड फॉर जॉब घोटाले में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब घोटाले में कल यानी कि सोमवार को फिर से सुनवाई होनी है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में सोमवार को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और कोर्ट ने इस दौरान लैंड फॉर जॉब मामले के तमाम आरोपी, जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को फैसला सुनाते वक्त कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया गया था। इसी के चलते लालू यादव अपने परिवार के साथ दिल्ली रवाना होंगे। बता दें कि 24 सितंबर को लैंड फॉर जॉब मामले में फैसला सुनाया जाने वाला था, लेकिन बाद में कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया और फैसला सुनाने के लिए 13 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी। कोर्ट ने कहा था कि फैसला सुनाते वक्त तमाम आरोपियों को कोर्ट में पेश होना होगा, खासकर उन आरोपियों को हर हाल में पेश होने का कहा गया है जिनके खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है। अगर कोर्ट फैसला लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ जाता है तो ये बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। वहीं अगर लालू परिवार बरी हो जाता है तो महागठबंधन, खास तौर पर आरजेडी, बड़ी राहत की सांस लेता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। द्विवार्षिक चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। इस लिस्ट में 3 उम्मीदवारों के नाम हैं। इनमें गुलाम मोहम्मद मीर, राकेश महाजन और शत शर्मा को शामिल किया गया है। शनिवार को सभी को बेसब्री से इंतजार था कि पार्टी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देगी, लेकिन देर रात तक भी घोषणा नहीं हो सकी, जिसके बाद ये तय हो गया कि उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हर हाल में होगी, क्योंकि नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए सोमवार अंतिम दिन है। उधर अफगानिस्तानी सेना ने रात पाकिस्तान की सीमा में घुसकर 7 अलग अलग इलाकों में भारी हथियारों के साथ हमला कर दिया। अफगान सेना का दावा है कि इस कार्रवाई में 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 5 को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के कई हथियार भी जब्त किए और एक मृत सैनिक के शव को अपने कैंप में ले गए। जवाब में पाकिस्तान ने भी कड़ी सैन्य प्रक्रिया को अंजाम दिया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच करीब 3.5 घंटे तक जबरदस्त गोलीबारी और संघर्ष जारी रहा। तो अफगानिस्तान सेना ने पाकिस्तान के साथ लगने वाली 2670 किलोमीटर लंबी सीमा पर कुल 7 बॉर्डरों पर स्थित पाकिस्तानी सेना की पोस्ट पर भारी हथियारों से एक साथ हमला कर दिया। यह हमला अफगानी सेना की 210 खालिद बिन वालिद ब्रिगेड की तरफ से किया गया और आपको बता दें कि 205 अल बद्र कॉर्प्स के साथ मिलकर यह हमला हुआ। साथ ही अफगान सेना इस हमले में पाकिस्तान की 1 दर्जन से ज़्यादा अफगानिस्तान सीमा पर स्थित चौकियां भी ध्वस्त करने का दावा करती हुई नजर आ रही हैं। तो साफ तौर पर अफगानिस्तान ने जो बड़ा हमला किया है उसके कई मायने यहाँ पर निकाले जा रहे हैं और उसी को लेकर पाकिस्तान की तरफ से भी हमला किया गया है। तो इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए डिफेंस एक्सपर्ट एसके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए। मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। मिश्रा जी, अफगानिस्तान की तरफ से पाक सीमा पे घुसकर जो प्रहार किया गया है, कैसे देख रहे हैं? जी जी, देखिए 2 कारण है। एक तो ये पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान के जो भी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी जो आए भारत के साथ समझौता करने के लिए कि वहाँ भी हम दूतावास खोल रहे हैं, आपके यहाँ, आप मेरे यहाँ दूतावास खोले, मैं आपके यहाँ अपना राजदूत भेजूंगा, तो वो इस बात से पाकिस्तान तिलमिला गया उसको जाओ। और उन्होंने एक और बात कही कि कश्मीर जो है भारत का हिस्सा है। दोनों ने संयुक्त रूप से कहा। तो आप पाकिस्तान तक खियाई बिल्ली खम्बा नोचे वो वाली बात है। अब उनको चीन को भी तिलमिला, तो चीन भी उसको सपोर्ट कर रहा है कि इसके लिए, क्योंकि चीन और अमेरिका और पाकिस्तान तीनों चाहते थे कि ये गढ़ अफगानिस्तान में हम धीरे धीरे कब्जा करें, लेकिन भारत की बढ़ती नीति ने, कूटनीति ने, अपने विदेश मंत्री जयशंकर की कूटनीति ने एक नया काम किया, उससे वो बहुत ज्यादा तिलमिला गया। इससे इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, वैश्विक परिदृश्य बदल जाएगा। ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है। और दूसरा कारण कि भारत अब जो उसकी ओर जो बढ़ रहा है, तो भारत की जो, क्योंकि भारत शुरू से, देखिए भारत ने जब भी उसको लोकतंत्र का मानने वाला है, उसको मान्यता न देने के बावजूद वहां पे जो आर्थिक सहायता है और मानवीय सहायता वो लगातार करता रहा है। तो अफगानिस्तान इस बात को समझता है कि भारत हमारा सही सच्चा सहयोगी हो सकता है, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं शुरू से रही, बौद्ध धर्म से लेकर के, यदि हम प्राचीन काल को देखें। अब पाकिस्तान की स्थिति यह है कि और क्या कर नहीं सकता, भारत के खिलाफ लड़ नहीं सकता। अब उसे सोचा कि इसी को कुछ करें। अब इसके लिए इसको बहुत भारी पड़ेगा, ये निश्चित रूप से इसको इतना महंगा पड़ेगा
कि इसके लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। अब चाइना और देखिए, लड़ाई किसी के दूसरे के दम पर नहीं लड़ी जानी चाहिए। आज यूक्रेन की जो स्थिति हुई वो दूसरे के दम पे कारण ये हालत बना कि यूक्रेन बर्बादी की कगार पे पहुंच चुका है। यदि पाकिस्तान ऐसा करता है कि अभी उसके दम पे चाइना के सपोर्ट में या अफगानिस्तान के कहने पर इस तरह की उसने जो घटनाएं कर रहा है, वो उसके लिए बहुत डेंजरस होगी और उससे पाकिस्तान के लिए और खतरा बढ़ जाएगा। मेरी अपनी मान्यता है। चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पाक आर्मी के 12 जवान भी यहाँ पर मारे गए हैं, ऐसा दावा अफगानिस्तान की तरफ से किया गया है। कतर ने भी शांति की अपील यहाँ पर की है और तालिबानी लड़ाके कहर बनकर पाकिस्तान पर टूटे हैं। उधर भारत और कनाडा के रिश्तों में लंबे समय से चली आ रही तनातनी के बीच अब सुधार के संकेत नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से भारत यात्रा पर आ रही हैं। इस यात्रा के दौरान वो द्विपक्षीय व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग की रूपरेखा तय करने को लेकर वार्ता करेंगी। अधिकारियों ने बताया कि कनाडा की मंत्री विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ व्यापक चर्चा करेंगी। आनंद की यात्रा का पहला पड़ाव दिल्ली होगा और 12 से 17 अक्टूबर के दौरान वो भारत के अलावा सिंगापुर और चीन के दौरे पर भी जाएंगी। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय मंत्रियों के साथ बैठकों में विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित होगा। कनाडा ने एक बयान में कहा कि आनंद नई दिल्ली में जयशंकर और पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगी। बयान के मुताबिक ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश व्यापार, विविधीकरण, ऊर्जा परिवर्तन और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर रणनीतिक सहयोग के लिए रूपरेखा तय करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 शुरू हो गई है। ये महापरीक्षा प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा केवल सिविल सेवाओं में एंट्री का दरवाजा नहीं है, बल्कि 6,26,387 अभ्यर्थियों के सपनों और भविष्य की दिशा तय करने का मोड़ भी है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए 75 जिलों में कुल 1,435 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यूपी पीएससी पीसीएस परीक्षा के जरिए 210 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। ये परीक्षा 2 पालियों सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच होगी। परीक्षा केंद्र में बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात करें, रेटिना मैचिंग और आई टेक्निक से लैस हाईटेक कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। उधर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हुए गैंगरेप मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बंगाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल तीनों से पूछताछ जारी है और पुलिस अन्य संभावित आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की 2य वर्ष की छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। पीड़िता मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली है। तो सूत्रों ने बताया है कि पुलिस ने इन आरोपियों के मोबाइल नेटवर्क को ट्रैक कर गिरफ्तार किया। सूत्रों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास जंगल में रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया और मोबाइल नेटवर्क को ट्रैक कर तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन 2 आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के न्यू टाउनशिप पुलिस स्टेशन ने पीड़िता के परिवार की शिकायत पर गैंगरेप का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के कुछ कर्मचारियों और पीड़िता के साथ गए दोस्तों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।